आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में सोनम वांगचुक और पूरन सिंह के इनजस्टिस जो हुआ है उसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसी मौके पर हमारे साथ मौजूद है महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी जी। सर, आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ था, आप लोगों ने क्या कुछ किया, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई वो स्पेसिफिकली सोनम वांगचुक के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है और पूरन सिंह जी के साथ जो एक उनकी मृत्यु के बाद, उनकी आत्महत्या के बाद जो सुलूक किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र जो रचाया गया है, उसके खिलाफ तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ही। लेकिन ये जो फितरत हमारी बनती जा रही है, जो मैंने कहा कि हमारा जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसका मुखौटा बनाकर एक हुक्मशाही, एक ठोकशाही हमारे ऊपर लादी जा रही है, उसके बारे में चिंता प्रदर्शित करने के लिए भी हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। बम्बई की हम अगर बात कर ले तो बम्बई की जो दो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जिनको ऐसा कहा जाता था कि ये लिबरल थॉट की फाउंडेशन है, फाउंटेन हेड्स है, वैसी सेंट जेवियर्स कॉलेज और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इन दो संस्थाओं में जो अभी अभी वाक़ये हुए कि प्रोफेसर फादर स्टैन स्वामी मेमोरियल लेक्चर जेवियर्स ने अपने वहाँ होने देने से इनकार कर दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अभी अभी जीएन साई बाबा की पुण्यतिथि पर स्टूडेंट्स उनको श्रद्धांजलि की सभा करेंगे, इस शक पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। और सिर्फ उस शक पे, महज उस शक पे पुलिस ने उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी केस दाखिल किया है। ये जो एक फितरत बनती जा रही है जो है वो चिंताजनक है, और उसके खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। सर, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ठोकशाही और इस तरह की नीतियां चलाते हैं इस देश में। अगर ठोकशाही होती तो कई सारे लोग जो हैं आज प्रधानमंत्री की खुल करके आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं और प्रोटेस्ट भी होते हैं हमारे देश में। अगर इस तरह की अगर वो इतने बड़े जालिम होते तो इस तरह का इजाजत क्या देते हो? देखिए, इजाजत दे ना दे उसकी मायने नहीं है। वो जानते हैं कि समाज के ऊपर उनकी विचारधारा हावी है, इसलिए उनको वो खतरा लगता नहीं है। अगर कहीं पर भी अगर हम लोग रास्ते पर लोगों को उतार के ले जाए, तब जो रवैया वो इख्तियार करेंगे वो दिख रहे हैं, तब पता चलेगा जो हम कह रहे हैं वो हमारा मनगढ़ंत बात है या सच है। जिस तरह से उन्होंने अगर महाराष्ट्र की ही बात की तो यलगार परिषद और बाकी सारे जो एक्यूज्ड है उनको विदाउट ट्रायल बंद करके रखा है, जिनके ऊपर ट्रायल सालों से चल रहा है और कोई सुनवाई उसकी नतीजा दिखता नहीं है। राष्ट्र की बात करो तो उमर खालिद जैसे लोग और बाकी सारे जो कैदी है जिनके ऊपर अभी ट्रायल आरंभ भी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ जो सुलूक किया जा रहा है, ये सारी बातों का एक अगर हम वो निष्कर्ष निकाले तो जो मैंने आक्षेप लगाया वो कितना सतर्क है और सचेत है वो पता चलेगा। सर, अब माना जा रहा था कि हमारे देश में जातिवाद कुछ हद तक कम हुई या फिर उसे खत्म करने के लिए भी सरकार नीतियां बना रही है, लेकिन अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सांप्रदायिकता इस देश में बढ़ी है और जिस तरह से अब जातिवाद भी खुल करके एक भयानक रूप धारण कर चुका है, तो क्या माना जाए कि जिस तरह से इस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? हमारे समाज में ये घर करता जा रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह से हर दूसरे दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ वाकया, अगर हत्या भी नहीं होती तो ऐसे अमानुषिक कृत्य करने के रिपोर्ट्स हमें मिलते हैं कि किसी को पैर धो के पानी पीने को कहा जाता है, उसके वीडियो उतारे जाते हैं, किसी के ऊपर पेशाब किया जाता है और उनको उसके वीडियो उतारे जाते हैं, लिंचिंग किया जाता है, उसके वीडियो बनाए जाते हैं, और ये दावा किया जाता है कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और ये सब। तो ये जो फितरत बढ़ती जा रही है और उनके खिलाफ जिस सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए वो सख्ती जब नहीं दिखाई देती, तो सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का उस बात को एक सहारा, सपोर्ट है, वो स्पष्ट हो जाता है। सर, अभी तक ये माना जा रहा था कि जो नफरत है वो पुलिस के भीतर या फिर सिस्टम के भीतर है, लेकिन कुछ समय से ये भी देखा जा रहा है कि अदालतों में भी सांप्रदायिक जातिवाद लोग आ चुके हैं और उसी का परिणाम है कि हमें किसी हद तक अब देखने को मिल रहा है अदालत में।
जो जूनियर अदालतें हैं उसमें तो बहुत स्पष्ट तरीके से वो सांप्रदायिकता और एक सांप्रदायिक वैमनस्य का जहर दिखाई देता है, और उनके जो फैसले हैं वो भी। लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो जहाँ का प्रमुख न्यायाधीश कानून के दायरे के बाहर जाके इंसाफ की और लोगों के इच्छाओं की बात करना शुरू कर दे, जस्टिफाई करना शुरू कर दे, तो उस विचार में भी कितना एक दोष और कितनी बड़ी खोट आ गई है वो हमें स्पष्ट दिखाई देता सर है। अदालत जो है वो आखिरी पायदान होता है, संविधान का सबसे बड़ा माना जाता है कि संविधान का रक्षक वही है, संरक्षक वही है। लेकिन अगर लोगों का विश्वास उसी से हट जाए तो आम जनता, आम लोग कहाँ जाएंगे? जैसे लोहिया जी ने कहा कि फिर रास्ते ही उसके, सड़कें ही उसकी अदालत बन जाएगी, और वही करना पड़ेगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारे पास रास्तों पे उतरने से अलावा कोई और रास्ता रहेगा नहीं। जी, आपने सही कहा कि सड़कें अगर सुना हो जाए तो सरकार आवारा हो जाती है। तो क्या आने वाले समय में आप लोग के द्वारा कोई बड़ा आंदोलन, ये लास्ट सवाल है सर, आंदोलन देख सकते हैं? इसके लिए पहले तो हमें एक जन अभिप्राय बनाना पड़ेगा, जनता में उतर के लोगों को हमारे विचार से कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आंदोलन भी होता है, क्रांति होती है, वो मेरी मर्जी से नहीं हो सकती, वो जनता की इच्छा से ही हो सकती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी जब संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूका था, तो इसलिए नहीं फूका था कि वो उनकी इच्छा थी या उनकी मर्जी थी। वो उस वक्त के हालात के अनुसार जनता की इच्छा को आवाज दे रहे थे। तो हमने भी पहले तो ये काम करना पड़ेगा कि जनता में उतर कर एक अभिप्राय बनाए, एक ओपिनियन बनाए, जनता में एक समझ पैदा करे। आज जनता में संविधान के बारे में जानकारी ही नहीं बची। संविधान की जब हम बात करते हैं तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम समझते नहीं है। एक तबका है वो बाबा साहेब का संविधान है इसलिए उसकी पूजा करता है, दूसरा तबका है वो कहता है कि हाँ संविधान है कुछ चीज, बस उतना ही उनके लिए काफी है। जब तक हम संविधान का के प्रावधान हमारी निजी जिंदगी, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने प्रभावशाली होते हैं ये नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसका महत्व समझेगा नहीं।